दोस्तों, आप सभी को डिजिटल साइंस सब में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग क्लास 11 का पढ़ रहे हैं वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और आज के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि वेक्टर की कितने घटक होते हैं। कोई एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसको कितने घटक हो सकते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ना चलकर ऐसे चले, वो किस डायरेक्शन में गया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम लोग यही क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पॉइंट को पूरी तरह से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। पहले वो सब सारे देख ले, उसके बाद यहाँ पर है तो ये जो है टॉपिक आराम से मस्ती से क्या होगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बात यहाँ पर ये है कि अगर वेक्टर ये दिया है, ये एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए मान के चलते हैं, क्या एक वेक्टर ए है। तो इस वेक्टर का ये एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, इसका है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या ये नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। ऐसे तो नहीं लग रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन थोड़ा ड्रा कर लेते हैं, सब डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ से मालूम करें कि ये ईस्ट होता है आपका, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो अब बताइए ये किस किस डायरेक्शन में है। क्या ये नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है? तो नहीं है। तो जब ये वेक्टर ए गया तो इसका तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं नहीं। तो इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ। एक बच्चा क्या कर रहा है, ट्रॉली लेकर खींच रहा है। ट्रॉली देखते हैं ना, छोटा गाड़ी होता है, छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, एक छोटे से प्लास्टिक की गाड़ी में रस्सी बांध देता है और रस्सी बांध के क्या करता है, खींचता है, ठीक है। तो वो जब खींच रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो किस किस डायरेक्शन में गया, वो किस किस डायरेक्शन में गया। जब कोई भी बच्चा क्या कर रहा है, ट्रॉली को खींच रहा है, उस जब प्लास्टिक की गाड़ी को खींच रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आगे भी बढ़ रहा है, कुछ ऊपर भी जा रहा है। तो सिमिलरली ये वेक्टर ये ऐसे है तो ये वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में भी गया और कुछ इस डायरेक्शन में भी गया, ठीक है ना। तो इधर भी कुछ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और कुछ इस डायरेक्शन में भी जाएगा। जाहिर सी बात है कि जाएगा नहीं है, नहीं। तो इस वेक्टर को क्या करना, दोनों अलग अलग कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या करना, परपेंडिकुलर एक्सिस पर क्या करना, बांटना। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से इसको इरेज करके, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो कुछ एक्स डायरेक्शन में भी होगा और कुछ वाई डायरेक्शन में भी होगा, होगा कि नहीं होगा। कोई भी जो प्लेन होता है वो प्लेन जो है उसके पास दो डायरेक्शन होते हैं, तो सब लोग 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके पास कितनी डायरेक्शन है भाई, 2 डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर ए का जो है ये दोनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर करते क्या चीजें हम लोग, तो हम लोग अब यहाँ पर करते हैं, इस वेक्टर को हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म में बदल देते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर फॉर्म में है तो यहाँ पर 90 डिग्री बना, ये सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 0 सॉरी थीटा डिग्री, और यहाँ पर पॉइंट ए ओ है, इसको ए या फिर इसको हटाकर ए को हम लोग पी क्यू और आर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आर मान लिए तो ये क्या है, आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है ना। तो इस वेक्टर ए का कुछ कंपोनेंट इधर होगा, कुछ कंपोनेंट इधर होगा।
तो इस x में मान लिए कि ये वेक्टर क्या है, x क्या है भाई, x, और यहाँ पर इस पर क्या मान लिए, ay है। अब इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, यही क्या करना हम लोग को फाइंड करना है। कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुज बना है, आप इस त्रिभुज में भी जा सकते हैं और इस त्रिभुज में भी जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं। तो आप लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे 9th 10th में, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बता सकते हैं वहां पर कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते हैं कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर कहा जाता है, लंब कहा जाता है, और ये जो होता है आपका आधार होता है, बेस होता है, और ये सबसे बड़ी है तो ये तो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो इसके अलावा इसके अपोजिट, इसके लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या है, OP है, और हाइपोटेनस क्या है, OQ है। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, OP अपॉन OQ। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए OP का वैल्यू कितना है, A, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ये वेक्टर दर्शाएगा मतलब क्या, ये वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड A होता है, या फिर नॉर्मली A लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर A हो गया और ये क्या हो गया, OQ हो गया। तब यहाँ से A जो वेक्टर मिला, क्या मिला, वेक्टर जो A मिला, सॉरी थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर जो है आपका OP रह जाएगा, OQ का वैल्यू क्या है, A है। तो यहाँ से यहाँ पर आपका OP जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, A इंटू कॉस थीटा, यस या नो, यस। सिमिलरली आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर PQ, हाइपोटेनस OQ, हम लिख सकते हैं PQ अपॉन OQ। अब यहाँ देखिए PQ का वैल्यू A है और क्या चीज, OQ, ठीक है ना। फिर से गलती हो गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर PQ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, PQ और OQ का वैल्यू क्या दिया है, A दिया है। तो अगेन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं A इंटू साइन थीटा। तब देखिए यहाँ पर तो AX में AX तो AX क्या है भाई, OP है, और OP का वैल्यू क्या निकला, A cos थीटा, निकला नहीं निकला। और देखिए AY क्या है भाई, AY देखिए ये जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू ये होगा, पर पैरेललोग्राम के नियम से। ये PQ का वैल्यू क्या है, A sin थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A sin थीटा। तो आप हमेशा याद मत रखिए, रट्टा मत मारिएगा, ठीक है ना। तो आप दिमाग ये रखिएगा, जिधर एंगल होगा वो कॉस होगा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, साइन होगा। कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा क्या होगा, कॉस ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है एंगल पर, एंगल कौन सा। अगर यही एंगल ये वाला ले ले, ये कॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ देंगे, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। तो देखिए लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एट, ठीक है ना। तो यहाँ पर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यहाँ पर देखिए A इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तब यहाँ पर देखिए OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर यहाँ पर मिला, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगेन इसको सॉल्व करें तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू सब लोग जानता है, कितना होता है भाई, 1 होता है। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। A क्या चीज है, OQ है, और A क्या चीज है, OQ है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे देखें तो ये क्या होता है, ये आपका OQ स्क्वायर हो गया। तो ये आपको याद पड़ रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा,
ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट वैल्यू। ये रिजल्टेंट वैल्यू होता है इन दोनों, इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर, वहाँ हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है ना। तब यहाँ से ए वेक्टर जो होता है मिल जाता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। क्या मिलता है? OP स्क्वायर और प्लस में क्या मिलता है? PQ स्क्वायर मिलता है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको कहा जाता है माने कि इस वेक्टर का उसके कंपोनेंटों में क्या करना, उसके घटकों में क्या करना, बांटना ही क्या कहलाता है? क्या चीज़ क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का वियोजन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर? प्रॉब्लम है, परेशानी है किसी को? परेशानी नहीं है तो कृपया उससे टाइप कर। अब चला एक क्वेश्चन देखा जाए तो चलो चलिए देखते हैं। मान लिया कि यहाँ पर x और ये हो गया y, और कोई है a वेक्टर जिसका मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेक्टर का x में कंपोनेंट क्या होगा, उसका मान क्या होगा, और इसी वेक्टर का y कंपोनेंट में इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर ये 60 डिग्री कोण बना रहा है तो ये क्या होता है? a cos थीटा। अब थोड़ा देर पहले हम निकाले, और ये क्या होता है? a sin थीटा होता है। नहीं, तब यहाँ पर देखिए, तो x में कंपोनेंट मान लिए क्या है? ax है, और y में कंपोनेंट मान लिए क्या है? ये ay है। तो ax इक्वल टू a क्या है? cos थीटा है। a का मान मैग्नीट्यूड लिखना है। a क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। cos 60, अब देखिए 10 गुणे cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट वही रहता है, यूनिट चेंज नहीं होता है। अगर एक y में कंपोनेंट देखा जाए तो a क्या होता है? sin थीटा होता है। तो a का वैल्यू क्या होता है? a का वैल्यू sin थीटा, तो a इंटू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर a का वैल्यू है 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin 60 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है? 10। अब sin 60 का वैल्यू क्या होता है भाई? तो होता है √3/2, कैंसिल हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये का क्वेश्चन है, क्लियर है? चलिए उतारिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मान के चलिए कि इसमें ऐसे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। एक वेक्टर है a जिसका वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका x और y में कंपोनेंट क्या होगा? जैसे जायज सी बात लग रहा है, कहाँ जा रहा है? x डायरेक्शन में जा रहा है। जब x डायरेक्शन में जा रहा है तो y डायरेक्शन में क्या होगा? समान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नहीं, तो जब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ थोड़ा मिस्टेक होने वाला है से। अगर ये 90 लिए हैं तो ये कहाँ के 90 लिए हैं? तो इस वेक्टर और इसके पर। ये किसकी अलोंग है? ये अलोंग है y एक्सिस के, ठीक है ना। ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या किए हैं? यहाँ पर वैल्यू लिए हैं जिसका वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। जब हम बताए हैं कि जिसके अकॉर्डिंग लेते हैं आप एंगल, वो होता है cos, और बाद वाला क्या होता है? sin होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? a cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? a sin थीटा हो जाएगा। समझिएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ? जाकर यहाँ पर चला गया है। तो अब ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल बना है, ठीक है। और बोला जाए एक्सिस के अलोंग में कितना बना है? तो यहाँ पर बना है 0 डिग्री, ठीक है। आप 0 पर भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, या फिर 90 पर भी निकाल सकते हैं। मान दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। बट यहाँ पर दिख रहा है उसके अनुसार से निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये वेक्टर और x एक्सिस के अकॉर्डिंग में कितना एंगल बन रहा है? 0 बन रहा है। क्या बन रहा है? 0। तो वहां से निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर
इसके अलाउ निकालना चाहते हैं, इस डायरेक्शन के सापेक्ष निकालना चाहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो आप वहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप 0 से भी निकाल सकते हैं। अगर 0 से निकालेंगे तो यहाँ पर जो होगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा। मान लीजिए कि x हो गया और ये क्या हो गया ay हो गया। तो देखिए a इंटू cos थीटा, a का वैल्यू कितना है 5, cos थीटा का मतलब क्या 0, तो 5 cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ए वाई देखते हैं तो a इंटू साइन थीटा, मान और साइन 0, सब कोई जानता है कि साइन 0 इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है ना, समझ में आया। अब 90 भी चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। प्रॉब्लम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे तुम लोग सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंतर्गत यूनिट वेक्टर हल्का फुल्का जाने थे, उसका फार्मूला भी जान चुके थे। अब उसका नोटेशन जानेंगे, कैसे इंडिकेट किया जाता है यूनिट वेक्टर को। और ये बताया गया था कि यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कैप, जो वेक्टर होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक कैप लगा देते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा इसका हम लोग क्या कर ले, इंट्रोडक्शन ले ले, क्योंकि इस आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा इसका भरपूर उपयोग है। ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर होता क्या चीज है, तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है ना, जाने होंगे। बीमाहीन होता है, बीमा फर्स्ट चैप्टर में लोग पढ़ चुके हैं। ये बीमाहीन होता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड जो यानी परिमाण वो होता है क्या चीज, 1 होता है, ओनली 1। और इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, दिशा होती है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, बीमाहीन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, परिमाण क्या होता है 1 होता है, और इसका क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है। तो इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ए। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ए। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 लेते हैं। ठीक, इस वेक्टर में काट करके किए 1 लिए, तो वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अब मल्टीप्लाई डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, डायरेक्शन को बताना। सिर्फ वो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसके अलावा यूनिट वेक्टर का कोई भी काम धंधा नहीं है। ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या हुआ, हम किसी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। परिमाण और दिशा का गुणनफल होता है क्या चीज, कोई भी वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो होता है परिमाण और दिशा क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर गुणनफल होता है। तब यहाँ से हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि आपका ये फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हैं ना, यस या नो, पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये चीज खाली एक इंट्रोडक्शन था, इस जो पॉइंट हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब जो होता है वो इस 2D और 3D, मतलब कहा जाए कि अगर इसको यहाँ से इरेज कर लिया जाए पहले, तो अब बोले हम लोग, अब बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसको I कैप, J कैप एंड K कैप बोलते हैं, या बोल सकते हैं 3 डायमेंशन फॉर्म।
3 डायमेंशन फॉर्म, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि देखिए जैसे ये वेक्टर है और एक वेक्टर यहाँ पर आ गए, तो ये जो है तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसी चीज को बोलते हैं क्या चीज, ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं, 3D। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप घर में है तो घर के कोना में देखिए, तो कोना में यहाँ से क्या है, 3 डायरेक्शन दिखाई देगा। अगर मान लेते वो कोना है तो कोना में x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। किसी को कुछ मान सकते हैं, ये कोई नहीं है कि हम इसी को x मानेंगे, उसी को y मानेंगे, उसी को z मानेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कि आपका क्या है, x है और ये क्या है, y है और ये क्या है, z है, ठीक है। तो यही का होता है, इसी को बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशन। ये स्पेस में मेजर किया जाता है, स्पेस में। कोई भी अगर पंछी उड़ रही है तो पंछी जो उड़ रही है वो तीनों के कॉम्बिनेशन में उड़ रही है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में उड़ रही है। समझ में रहा है। अगर इसको हम लोग x और y और इसको z मान ले, तो अगर एक कोई पंछी स्पेस में उड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो कुछ x में भी जा रही है, कुछ y में भी जा रही है और कुछ z में भी जा रही है, ठीक है ना। मान लीजिए वहां से पंछी उड़ी 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 यहाँ पर उड़कर आई, ठीक है, उड़कर यहाँ पर आ गई, तो ये जो है कुछ डायरेक्शन में कुछ गई, कुछ उस डायरेक्शन में भी गई और कुछ इस डायरेक्शन में भी गई, है कि नहीं है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ऑफ अ वेक्टर, या बोल सकते हैं सिंपली जिसके पास तीनों डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब जैसे पिछले में था कि उसमें 2 कंपोनेंट होते थे, तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट होंगे, 1 2 और 3 कंपोनेंट। तो अब इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लगाते हैं i कैप, j कैप और k कैप। अब x में यूनिट वेक्टर, x में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं i कैप से, y के यूनिट वेक्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं j कैप से, और z की यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करते हैं k कैप से। एकांक सदिश इसके बारे में जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में i कैप, तो हम लिख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसके तीनों कंपोनेंट होंगे। इस डायरेक्शन में ax i कैप लिखेंगे, इस डायरेक्शन में ay j कैप लिखेंगे, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में az k कैप लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब ऑर्थोगोनल मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ, परपेंडिकुलर। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करते हैं। अगर x में गया तो x का यूनिट वेक्टर i कैप मानते हैं, y का यूनिट वेक्टर j कैप मानते हैं और z का यूनिट वेक्टर k कैप मानते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया ना, क्या हुआ, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो अब कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, बनाइएगा अपने से। देखिए यहाँ पर देते हैं कुछ क्वेश्चन को बगल में ही और सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर थोड़ा लिख रहे हैं कि आई कैप क्या है, आई कैप क्या है। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। जे कैप क्या है, तो y डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर। k कैप क्या है, तो z डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, कोई कह रहा है कि एक वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट है, ठीक है ना, और वो है x डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, वेक्टर a लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताइए।
कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और वो जो है x डायरेक्शन में है प्लस x डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो उस वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर ये कहा गया x डायरेक्शन का वेक्टर है, तो x डायरेक्शन वेक्टर क्या लिखे? ax प्लस आई कैप, मतलब कि मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और उसका क्या चीज? डायरेक्शन, परिमाण और दिशा, ये लिखे ना। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a इक्वल टू मॉड a मल्टीप्लाई a कैप, यस या नो। तो इसका वैल्यू दिए 5, a कैप किस डायरेक्शन में है भाई? x डायरेक्शन में है, क्या लगाएंगे? आई कैप लगाएंगे, ये आपका वेक्टर a हो गया, यस या नो, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर b है जिसका वैल्यू 8 यूनिट है और वो जो है y डायरेक्शन में है प्लस y डायरेक्शन में है, तब इसका वैल्यू क्या होगा? वेक्टर b कैसे लिखेंगे? सेम कंडीशन, वेक्टर b इक्वल टू मॉड b मल्टीप्लाई b कैप, 8 दिया है। अब देखिए b यूनिट वेक्टर किसमें है? y डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन में क्या लिखते हैं? j कैप, तो 8 j कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, पहले हटा देते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मान कर चलते हैं कोई वेक्टर c है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7 यूनिट्स है आपका y डायरेक्शन में और 4 यूनिट्स जो है वो आपका क्या है? z डायरेक्शन में है। तो वेक्टर c क्या लिखेंगे? बताइए, वेक्टर c आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए वेक्टर c लिख सकते हैं क्या चीज? मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई डायरेक्शन। तो 7 यूनिट किस में है भाई? y में है, तो y को क्या लिखते हैं? j कैप, प्लस 4 यूनिट किस में है भाई? z में है, और z को क्या लिखते हैं? ये आपका हो गया वेक्टर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये आपका है फिगर, और इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको जो है इस सभी का मान ज्ञात करना है कि मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर x ज्ञात करना है, ay ज्ञात करना है, वेक्टर x ज्ञात करना है, वेक्टर ay ज्ञात करना है, वेक्टर a ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको बदलने के लिए क्या किया जाएगा? इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाल दिया जाए पहले, यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये एंगल है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा? cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? sin थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन में a का वैल्यू क्या होगा? तो x डायरेक्शन में a का वैल्यू क्या होगा? a cos थीटा हो जाएगा। क्या होगा भाई? a cos थीटा होगा। y डायरेक्शन में क्या होगा? a sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर पूछ रहा है, तो वेक्टर पूछ रहा है तो क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, नहीं लिखते हैं भाई? मैग्नीट्यूड परिमाण गुणा दिशा, नहीं होता है। तो अब देखिए इसका परिमाण यानी x का वैल्यू क्या है? a cos थीटा i कैप, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से इसका निकालना है, तो ay गुणा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? a sin थीटा इंटू j कैप हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए वेक्टर a लिखना है। अब वेक्टर a लिखना है और वेक्टर a का कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। वेक्टर a का कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। तो हम लिख सकते हैं a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j,
लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व भाषा में लिखिए तो ax आई कैप भी लिख सकते हैं और ay जे कैप भी लिख सकते हैं, बात दोनों सेम है। अब देखिए मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, छठा क्वेश्चन मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड सिंपल से क्या होगा, इसका a ही होगा। इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a होगा, क्या होगा, a होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट है x स्क्वायर प्लस में ay स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ax का वैल्यू क्या निकाले हैं, a cos थीटा का होल स्क्वायर, ay का a sin थीटा का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो a स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ आप सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जिसका वैल्यू क्या होता है a, तो क्या बचा स्क्वायर रूट a स्क्वायर बचा, क्या मिलेगा a, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, ये चीज, ठीक है। तो